तो आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं सरकारी सामान्य ज्ञान में ओकर नाम है कोशिका विज्ञान। एकरा अंग्रेजी में कहल जाता है साइटोलॉजी। क्या कहल जाता है? साइटोलॉजी। तो हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये जो शब्द है कोशिका, इसका खोज जो है ना 1665 ईस्वी में वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक जो था उसने की थी। उसको जो है ना बोतल के कार देखकर उसको लगा कि मधुमक्खी जैसा छत्ता है, और बोतल के कार पर जो मधुमक्खी का जैसा छत्ता उसको दिखाई दिया तो उसने इसका नाम कोशिका रख दिया। और इस बात का जिक्र जो है वो अपन किताब माइक्रोग्राफिया में किए हुआ है और उसका विस्तार से वर्णन भी किए हुआ है। और उनके अनुसार कि कोशिका एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा इसमें हमेशा स्वजनन सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। बाद में जाकर इसको डिफाइन किया गया कि सभी जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसको कोशिका कहा जाता है। और इसका सिद्धांत जो है कोशिका का सिद्धांत 1838 ईस्वी में वनस्पति विज्ञान शास्त्री एमजे स्लाइडेन जर्मनी के थे एवं जंतु विज्ञान वैज्ञानिक थियोडोर स्वान जो है ने दिया था। तो हम चलते हैं। ये तो कोशिका हो गया कि मतलब जो शरीर का सबसे छोटा माने जीवित जीव का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसको कोशिका कहते हैं। अब चलते हैं इसको आगे हम लोग देखते हैं कि कितना प्रकार का होता है। तो कोशिका जो है दो प्रकार का होता है। इसमें होता है, एक होता है कि पहला जो हो गया वो प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें अंतर देख लेते हैं थोड़ा मोड़ा। ये जो प्रोकैरियोटिक जो होता है यह अर्ध विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो है ना अधिक विकसित होता है। देखो प्रो मतलब माने पहले वाला, ऐसे समझने की कोशिश करना है। तो जो पहले आया होगा वो थोड़ा कम विकसित हुआ होगा, समय के साथ में विकास होता है, तो इसी तरह से समझना है। उसी तरह से प्रोकैरियोटिक में जो होता है वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक होता है। इसमें राइबोसोम गुणांक अवसाद के रूप में होते हैं, जबकि इसमें राइबोसोम यूकैरियोटिक में राइबोसोम गुणांक होते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रायः जीवाणु और नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सभी जंतुओं और पौधों में पाए जाते हैं। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक किसमें पाया जाता है? जीवाणु और नील हरित शैवाल जो सब जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। और जंतु का जो सेल होता है मतलब कोशिका चाहे पौधा का जो सेल होता है वो क्या होता है? यूकैरियोटिक माने ज्यादा विकसित होता है। कहने का मतलब यूकैरियोटिक माने वो सेल जो ज्यादा विकसित है, प्रोकैरियोटिक मतलब वो सेल जो थोड़ा कम विकसित। माने एगो दूगो जो कोशिका अंग होता है वो जो है प्रोकैरियोटिक में माने अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में वो रहता है। ऐसा है। जैसे देखो और एग्जाम्पल सब देख लेते हैं। उसी तरह से प्रोकैरियोटिक में जो है ना विकसित माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसी तरह लवक तथा न्यूक्लियोलस भी नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक में। अब यूकैरियोटिक में ये दोनों होता है। उसी तरह प्रोकैरियोटिक में जो है लैंगिक जनन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पतली होती है। सेल वाल जो होता है प्रोकैरियोटिक का वो पतली होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक का जो होता है सेल वाल वो मोटी होती है।
प्रोकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन नहीं होता है, माने माइटोसिस जो है जिसको समसूत्री विभाजन कहते हैं वो नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो है समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कोशिका के कुछ भाग सब है कि इसमें क्या क्या होता है, कैसा होता है। द मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल, सेल के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेल। तो शुरू करते हैं, इसमें सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वह है सेल वाल, कोशिका भीति, यानी जिससे वो घिरा रहता है सेल, उसी को सेल वाल कहेंगे। देखो, सेल की सुरक्षा एक अजीवित पदार्थ की कोशिका पर बने आवरण को कोशिका भीति कहते हैं। मतलब सेल जो होता है एक अजीवित, वो जो घिरा रहता है जिस पदार्थ से, माने एक पतला आवरण होता है, उसको हम लोग कोशिका भीति कहते हैं। यह आवरण सेल्यूलोज की बनी होती है जो एक जटिल पदार्थ होता है। मतलब ये सेल्यूलोज से बना होता है, कोशिका किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है, और ये एक जटिल यौगिक होता है। सेल्यूलोज के बारे में जानते हो, एक जटिल यौगिक है। दूसरा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो होता है ये अंडाकार होता है, और इसको जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, माने शक्ति केंद्र कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी इसी में बनता है। इसकी खोज और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में की थी। अल्टमैन इसको जो है ना बायोब्लास्ट कहा तथा बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत से श्वसनीय एंजाइम रहते हैं जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा एटीपी बनते हैं। इसे ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं। जीव द्रव्य कला या कोशिका द्रव, सेल मेम्ब्रेन्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, यह कोशिका भीति एवं केंद्रक के बीच में होती है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। यह अकार्बनिक पदार्थों एवं कार्बनिक पदार्थों का बना होता है, और इसको जो है 1972 ईस्वी में एस.जे. सिंगर और जी. निको होल्सन ने प्रस्तुत किया। इसका मुख्य कार्य विसरण या जल का परासरण करना होता है। इसी तरह से यह इलेक्ट्रॉन के आवागमन हेतु माध्यम कैरियर का कार्य करती है। इसकी मोटाई लगभग 25 एंगस्ट्रॉम से 755 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उसी तरह हो गया लवक, प्लास्टिड, और लवक जो है केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव के रूप में चारों तरफ फैले होते हैं। एक 3 प्रकार होते हैं। अवर्णीय लवक, जिसको लिकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट, और हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है पादप सब में, माने पेड़ पौधा में। ये लवक आकार साइज में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार तथा तस्तरीनुमा डिस्क होते हैं। ये टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में केरोटीन तथा चुकंदर में विटामिन के रूप में पाए जाते हैं, और यह पत्तियों में पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट के रूप में भी रहते हैं। अब है अंतःद्रवयी जाल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रवयी जाल। कोशिका के द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म एवं झिल्लीदार प्रकार के जाल से बने हुए अंतःद्रवयी जाल रहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिका के अंतःकंकाल के रूप में कार्य करती है। इसके जाल पर प्रोटीन संश्लेषण करने वाले राइबोसोम जमे होते हैं। तो अंतःद्रवयी जाल भी हम लोग जान गए कि इसमें राइबोसोम होते हैं, और किससे बना होता है? लाइपोप्रोटीन से बना होता है। अब है गोल्गी बॉडी, जिसको गोल्गी काय कहते हैं। एकर पता
गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में लगाया। इसको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। इस वैज्ञानिक के नाम पर ही एक नाम रखल गेल है। और यह जो है गोल्गी काय जो है कोशिका में कोशिका भीति एवं सेल प्लेट का निर्माण करती है। चलो अब एक आगे है लाइसोसोम। इसका थोड़ा विशेषता देख ले का है लाइसोसोम का। 1958 ईस्वी में इसकी खोज सीडी डुबे ने की। यह एक गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना है। इसका मुख्य कार्य अंतःकोशिकीय पाचन है। तो लाइसोसोम का काम क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन करना इसका काम है। लाइसोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होती है। इसे आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। यह हमें हानिकारक जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करती है। लाइसोसोम जो है, जो कोशिका में लाइसोसोम जो होता है वे जो है न हानिकारक जीवाणु एवं विषाणु जो बाहर से आता है तो उससे रक्षा करता है। तो ये सब कोशिका का जो है ना मेन पार्ट सब हो गया। और आगे है अगला पार्ट है केंद्रक। अब जो कोशिका के केंद्र में रहने वाला जो भाग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। ये न रहेगा तो कोशिका बनबे नहीं करेगा। केंद्रक में डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। और इसका खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। और इसकी खोज 1831 ईस्वी में ही हो गई थी। कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उचित रंज को स्टेंस से रंगने पर केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में दिखाई पड़ता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अब राइबोसोम ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, इसलिए इसे प्रोटीन का उत्पादन स्थल भी कहते हैं। इसकी खोज जीई पैलाडे ने 1955 में की थी। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 705 टाइप एंड 805 टाइप। अगला है सेंट्रोसोम या तारक काय सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में बोलते हैं तारक काय। ये केंद्रक के समीप पाए जाने वाले रचनाएं हैं जो कि दो लंबी बेलनाकार रचनाओं के बने होते हैं। इसकी खोज 1888 ईस्वी में टी बोबड़ी ने की थी। यह दो केंद्रकों का बना होता है। तारक काय का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतु स्पाइंडल फाइबर बनाना होता है। तो ये आज था कोशिका का मतलब जो प्रमुख पार्ट सब होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अब इससे कुछ और महत्वपूर्ण जो खोज भेल है कोशिका के बारे में थोड़ा देख लेते कि कौन खोज कब कब हुआ था। जैसे कि कोशिका का जो न्यूक्लियस का खोज जो है ना 1837 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उसी तरह जीव द्रव्य का खोज डुआर्डिन ने, इसका नामकरण पुरकिंजे ने 1838 में ही किया था। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसका थ्योरी जो है जीव द्रव्य सिद्धांत जो है सुल्ज ने 1861 में दिया था। गोल्गी बॉडी उपकरण गोल्गी बॉडी अपरेटस की खोज 1867 में जॉर्ज ने की थी। केंद्रिक न्यूक्लियन जो कि केंद्रक के भीतर का संघनित भाग होता है की खोज एक एफ मीसर
ने 1871 में की थी। 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में जानकारी दी। 1876 में हॉर्टविंग तथा 1877 में हॉल ने पता लगाया कि जीव अंडाणु ओवम के निषेचन के समय एक शुक्राणु स्पर्म एक अंडाणु से संयोजित फ्यूजन होता है जिसका। 1888 में बाल्डेयर ने क्रोमोजोम का नाम दिया। 1883 में स्पिंचर ने पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया। 1892 में बीजमैन ने सोमैटोप्लाज्म तथा जर्मप्लाज्म के बीच विभेद किया। राइबोसोम की खोज जी पैलेड ने की और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सीडे डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा। बोवेरी ने सेंट्रोसोम का नाम दिया। बेंडा ने माइटोकांड्रिया की खोज की। इसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। WL जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। वेडवर्ग ने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का आविष्कार किया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। एजी हैंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रतिपादन किया। वैक्समैन ने एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की और इसके लिए 1952 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो वैक्समैन ने। और ये क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। समनर ने जेबी समनर प्रथम एंजाइम यूरिएज का क्रिस्टलन किया और बताया कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी वो इम्पोर्टेंट बात है कि जेबी सुमेनर जो है, जेबी समनर या सुमेनर, ये सबसे पहले जो एंजाइम यूरिएज जो होता है उसका क्रिस्टल के रूप में बना दिया था। और ये भी बताया कि जितना भी एंजाइम जो होता है ना प्रोटीने होता है। तो और इसी आधार पर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आज का जो टॉपिक है हम रहने देते हैं। फिर हम लोग आगे जो है ना सेल विभाजन के बारे में जानेंगे कि सेल जो है केना केना टूटता है और उसमें क्या क्या माने प्रोसेस होता है और सब जानकारी लेंगे मानव के सेल के बारे में, पादप के सेल के बारे में। तो आज का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।